ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उच्चतम न्यायालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जारी रखने के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को सही माना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की पीठ ने बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला देते हुए 103वें संविधान संशोधन को वैध बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है। जगदीश उपासने जी, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण फैसला है और इसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। देखिए, जो गरीब बेसिकली ये गरीब है, जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसके लोगों को ये आरक्षण है और उसमें भी एक सीमा रखी गई है। हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। 2019 में जब ये कानून बनाया गया और उसमें ये 103वां संशोधन हुआ है तो संविधान में उसमें ये कहा गया था कि 8 लाख रुपए वार्षिक जिनकी आय है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको शैक्षणिक संस्थानों में और केंद्र सरकार की शुरुआती नियुक्तियों में 10% का आरक्षण मिलेगा। बाद में जब एक अन्य मामले में इंदिरा साहनी केस में जब मेडिकल की पीजी सीटों के मामले में जब चैलेंज किया गया इसको, तो एक हलफनामा दायर किया केंद्र सरकार ने और कहा कि ये जो आर्थिक आधार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 8 लाख आधार आपने कैसे तय किया, तो उसके लिए केंद्र ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जिसने कहा कि ये 8 लाख का आधार मान्य है, लेकिन अगर किसी की कृषि भूमि है या और कोई जमीन जायदाद है तो ईडब्ल्यूएस कोटे में वो नहीं आएगा। जो 8 लाख से नीचे की कमाई साल भर में करते हैं उनको इस कोटे में 10% आरक्षण मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, अभी तक अपने देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और उसके बाद ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ही और इसको 50% तक एक सीमा इसकी बांधी है। हालांकि उसका उल्लंघन बहुत होता है और उसको चैलेंज भी किया जाता है। कई हाईकोर्ट उसको रद्द कर चुके हैं। मैं मानता हूं कि जो 10% आरक्षण देश के गरीबों को दिया गया है, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जो पिछड़े वर्ग में नहीं है, न अनुसूचित जाति वर्ग में है, न अनुसूचित जनजाति वर्ग में है, उनको सामान्य कैटेगरी में मान लिया गया कि वो सब अमीर हैं। तो वो अमीर नहीं है, बेसिकली वो गरीब लोग हैं। मोदी सरकार ने उन गरीबों की सुध ली है। वो अंत्योदय मोदी सरकार जो कार्यक्रम है, जो उनकी नीति है, वो उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि भाई इस गरीब वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो भले ही जाति से उच्च वर्ण के हो, सवर्ण हो, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमजोर है, इसलिए उनको ये आरक्षण दिया गया। मैं मानता हूँ कि देश में इससे जो सवर्ण वर्ग के जो गरीब लोग हैं, सचमुच गरीब हैं, जो दिहाड़ी पर अपना काम चलाते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी आबादी देश की इसकी लाभान्वित होगी। उपासने जी, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था जो है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये उसी दायरे में ही है या उससे बाहर जाकर ये दिया जाएगा? देखिए, इसमें जो अभी तक जो समाचार मिले हैं तो उसमें जो जिन 3 जजों ने इसके पक्ष में निर्णय दिया है उनमें से एक जज माहेश्वरी और उनके साथ दूसरी जज भी और डॉक्टर जस्टिस पार्डेवाला भी उनसे सहमत है कि ये कोई इनफ्लेक्सिबल नहीं है। ये जो 50% की सीमा है और ये आरक्षण जो है वो परमानेंट नहीं है। ये जज सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट भी बोल चुका है। तो ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, यानी मोड़ी नहीं जा सकने वाली चीज नहीं है ये सीमा। और अगर जरूरत है गरीबों को देने की तो ये आरक्षण दिया जाना चाहिए और ये इसीलिए जायज। जब ये फैसला हुआ था और संविधान पीठ पर जाने से पहले याचिकाकर्ता जो इस केंद्र सरकार के जो संविधान संशोधन 103वां जब किया था तो इसके खिलाफ याचिकाकर्ता अदालत में गए और वहां पर उन्होंने जो ये सवाल उठाया और उसमें सवाल उनका यही था कि उच्चतम न्यायालय ने 1992 में जो निर्धारित की थी आरक्षण पर 50% की सीमा, उस राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार किया जा सकता है और इसने संविधान के बुनियादी ढांचे को बदल दिया है।
दो चीजें हैं इसमें। जो इंदिरा साहनी केस में जो सीमा 50% आरक्षण की तय की थी, वो इस फैसले से साफ हो गई है कि वो मोड़ी जा सकती है। उससे आगे बढ़कर 10% आरक्षण दिया जा सकता है, ये संवैधानिक पीठ ने तय कर दिया है। उनकी जजों की, तीनों जज जो उनके पक्ष में फैसला देने वाले हैं, उनकी टिप्पणियां यही बताती हैं और ये लिखित टिप्पणियां हैं, उनके जजमेंट का हिस्सा है, तो ये कानूनन मान्य है। दूसरा, ये बुनियादी ढांचे वाला जो मामला है वो केशवानंद भारती केस है, जो 1973 में सेटल हुआ था। 68 दिन की टोटल सुनवाई में ये केस सेटल हुआ था। केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती वर्सेस केरला सरकार का था और उसमें जो उनके मठ की जमीन है उसके लिए केरला सरकार ने 2 ऑर्डर निकाले थे उसके भूमि के प्रबंधन के लिए। उसके खिलाफ केशवानंद भारती को आर्टिकल 26 के तहत ननी पालकीवाला, फलियस नरीमन और सोली सोराब जी, देश के 3 बड़े वकील उनके पक्ष में खड़े हुए थे और उस पक्ष में सबसे बड़ी अदालत उस समय संविधान पीठ बैठी थी 13 जजों की, जिसमें 7-6 के बहुमत से, और उसने केशवानंद भारती के मामले में फैसला सुनाया था कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा, ये बुनियादी ढांचा की कल्पना कि संविधान में HR खन्ना ने उसको स्पष्ट किया था। उस समय के जो जज थे उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि संविधान में अनुच्छेद हैं, बहुत से उपबंध भी हैं, धाराएं भी हैं, लेकिन संविधान में कुछ संवैधानिक सिद्धांत हैं और वैल्यूज हैं जो किसी भी फैसले के तहत नहीं बदले जा सकते। इस फैसले का जो असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हुआ वो ये हुआ, और जो डर उस समय सरकारों में आया वो ये कि संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को संसद से पास हुए कानूनों पर प्रतिबंध, सीमाएं लगाने का अधिकार मिल गया है। सरकारों ने उसको बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन केशवानंद भारती केस बेसिकली मूलभूत अधिकारों के हक में दिया गया फैसला माना जाता है और उसका भी एक बेसिस है। गोलोकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का एक फैसला है जिस केशवानंद भारती केस में, उसमें से कई निर्णय रद्द किए, कई टिप्पणियां रद्द की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो भी कोई आघात करता है उसका रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से ये भी जाहिर हुआ कि भारत की चुनी हुई संसद, कई बार जो आभास लोगों के राजनीतिक नेताओं में गया कि क्या हम गैर जिम्मेदाराना ढंग से एक्ट पास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप गैर जिम्मेदाराना ढंग से एक्ट नहीं पास करते, लेकिन संविधान की मूल आत्मा, संविधान का मूल आधार जो है उसको बचाए रखने का काम हमारा है और वो हम जरूर करेंगे। केशवानंद भारती केस अनेक केसों में रिफर होता है क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट है और ऐसा जजमेंट दुनिया के बहुत कम देशों में हुआ है जिसमें संविधान की मूल आत्मा क्या है वो बताया गया है, संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है वो बताया गया है। इस जजमेंट में जिन जजों ने और फैसला हक में दिया है 10% आरक्षण के, उन्होंने कहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उसकी जो मूल स्पिरिट है उसको आगे बढ़ाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की जो व्यवस्था है, क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगी? जजमेंट के जो हिस्से अभी तक सामने आए हैं उससे ये जाहिर होता है कि उसमें इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। फिर एक बात और है जो जजमेंट में जस्टिस माहेश्वरी ने कही है, वो ये कही है कि संविधान में और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को और अनेक तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय भी उसमें एक आता है और उस प्रोटेक्शन के अलावा और प्रोटेक्शन देने से संविधान की मूल ढांचे की बात इस फैसले में भी की गई है कि अगर उस प्रोटेक्शन के अतिरिक्त अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर ये एक तरह की असमानता होगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो जजमेंट है ये सामान्य वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग को जैसे शिक्षण संस्थान खोलने का ही अधिकार है, वो अल्पसंख्यक वर्ग को ही है, वो अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, अपने ढंग से चला सकते हैं। सामान्य नियम जो राज्य के हैं वो उनको मानने पड़ते हैं, लेकिन ये सामान्य वर्ग को नहीं मिला है। सामान्य वर्ग संविधान से मिले हुए अधिकारों के अतिरिक्त अधिकार नहीं ले सकता है। तो ये जो 10% का आरक्षण कमजोर वर्गों को दिया गया है, मैं मानता हूं कि ये सामान्य वर्ग के लिए है। अल्पसंख्यक वर्ग को पहले से ही संविधान में बहुत सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए उसका अलग से कोई उल्लेख इस जजमेंट में नहीं किया गया। निजी शिक्षण संस्थान भी क्या इस फैसले के दायरे में आएंगे और सरकार किस तरह सुनिश्चित करेगी कि निजी शिक्षण संस्थान भी इस फैसले को लागू करें? तो
ऐसे में इसको सरकार किस तरीके से सुनिश्चित करेगी अगर ये व्यवस्था निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होती है? देखिए, इस फैसले में भी बात कही गई है और इस फैसले का एक प्रभाव ये भी होने वाला जो एक अनुच्छेद 103 का भी था कि राज्य सरकारें भी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से व्यवस्था कर सकती है और राज्य सरकारें ये देख सकती है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में मिले, सरकारी नौकरियों में मिले। तो ये राज्यों की भी जिम्मेदारी है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के अधीन जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें केंद्र सरकार पहले ही कर रही है। मोदी सरकार ने तो पीजी की जो इंदिरा साहनी केस है उसमें यही बात कही गई थी कि इसमें 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, तो मोदी सरकार के कार्यकाल में ही ये हुआ था। तो केंद्र सरकार उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक संस्थाएं, निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, उनमें ये आरक्षण लागू हो वो इंश्योर कर रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें असल में इसी का इंतजार कर रही थी क्योंकि बहुत सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबित थी और अब एक बार फैसला हो गया है तो राज्य सरकारों के लिए भी आसानी होगी कि वो निजी शिक्षण संस्थाओं पर इसको लागू कर सके और जो निजी शिक्षण संस्था न माने उसको लागू करने के लिए बाध्य कर सके। उपासने जी, यहाँ जानना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी इस फैसले से प्रभावित ना हो तो क्या इसके लिए सरकार को शिक्षण संस्थानों में सीटें भी बढ़ानी होंगी? देखिए, केंद्र सरकार तो बढ़ा ही रही है, केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें भी बढ़ा रही है। जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जहां कभी राज्य में 1 या 2 मेडिकल कॉलेज होते हैं, अब एक राज्य में, छोटे छोटे राज्यों में भी और बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज तो पहले से ही खुले हुए हैं, तो सीटें बढ़ाई जा रही है और इसको इंश्योर करने के लिए कि ये गरीब वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से जो पहले से जो 3 बड़े वर्गों को आरक्षण मिल रहा है, SC, ST और OBC को, वो प्रभावित न हो, ये देखने का काम राज्य सरकार का भी है। कुछ राज्यों में हाईकोर्ट ने और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण स्ट्रक डाउन कर दिया, जैसे छत्तीसगढ़ में। वो पहले उन्होंने बढ़ाया, पिछली राज्य सरकार ने, इस सरकार के समय कोर्ट ने उसको कम कर दिया। तो कुछ राज्यों में ऐसा भी हुआ है। उस व्यवस्था को भी, मेरा ख्याल है ये सब मामले भी फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं क्योंकि कई राज्यों में इस तरह के विवाद चल रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति OBC को ज्यादा मिल रहा है या अनुसूचित जनजाति को ज्यादा मिल रहा है, तो हाईकोर्ट अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से शैक्षणिक संस्थानों का और संख्या बढ़ रही है, राज्य सरकारें भी बढ़ा रही हैं और निजी शिक्षण संस्थान तो है ही है, तो मुझे नहीं लगता कि अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के आरक्षण पर इससे कोई असर पड़ने वाला है। सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है केंद्र सरकार का, क्या ये फैसला उसे और मजबूती देगा, आगे बढ़ाएगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आरक्षण हमेशा चलने वाली व्यवस्था नहीं, लेकिन आपको समाज का जो वर्ग वर्षों से, बल्कि कई तो पीढ़ियों से और गरीब बना हुआ है, पिछड़ा बना हुआ है, न उसके पास शिक्षा है, न उसके पास में विकास की कोई धारा पहुंची हुई है, न उसके पास में हेल्थ की सुविधाएं हैं, न उसके पास में खाने पीने का अच्छा कोई व्यवस्था है, उन तक आज सरकारें पहुंच रही है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जो अंत्योदय का लक्ष्य अपने सामने रखा है, हम देखते हैं कि देश भर में जो अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है, परिवहन के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत से लेकर अनेक योजनाएं हैं, माताओं के, बच्चों के पोषण के स्वस्थ क्षेत्र में, उनको स्वस्थ रखने के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये जो मोदी सरकार का जो मूल लक्ष्य है, इस सबका साथ सबका विकास, और कोई वर्ग इसमें ऐसा न रहे कि वो, देश तो 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और लोगों के घरों में अंधेरा है। अब ऐसा नहीं है, सड़क बन चुकी है, शौचालय बन चुके हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं, स्कूल बन चुकी है और तहसील से भी नीचे लेवल पर कॉलेज बन चुके हैं, उद्यमिता के सेंटर बन चुके हैं। ऐसा जो विकास है पिछले 10 सालों में हम लगभग देखते हैं, वो सर्वांगीण विकास है। सबका साथ और सबका विकास का जो नारा मोदी सरकार ने दिया था, वो सिर्फ नारा नहीं है, हम उसको चरितार्थ होता देखते हैं और लोगों को उसका लाभ मिलता हुआ देखते हैं। जगदीश उपासने जी, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उच्चतम न्यायालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जारी रखने के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने
और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।